आप देख रहे हैं पिवट रिपोर्ट और मैं हूं सुलेमान मलिक। जैसा कि हमने पिछली किस्त में जंगबंदी के बारे में बात की थी और ये उम्मीद जाहिर की थी कि जंगबंदी शायद कुछ दिन चले, तो वो चल रही है। हालांकि सदर ट्रंप हस्बे मामूल उनका थोड़ा सा मूड बिगड़ा और उन्होंने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम बहुत अनकरीब ईरान पे बहुत बड़ा हमला करने लगे हैं और ईरानियों ने भी कहा कि हम बिल्कुल आपके हमले के लिए तैयार हैं। और बल्कि उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के जरिए पैगाम भेजा कि हम पहले से कई ज्यादा सख्त हमला करेंगे जवाबी अमेरिका के खिलाफ। लेकिन इतलात ये हैं कि सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप को कॉल की और उनको उससे कहा कि इसमें हमारा नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, तो फिलहाल आप अमन को मौका दें। और अब बातचीत चल रही है, बल्कि जो बातचीत ओमान और ईरान के दरमियान थी उस पर तो मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने कहा कि वो ओमान को एक और प्रपोजल देंगे। तो ये अपना हुर्मुज़ को खोलने का एक तरीका डिवाइस हो रहा है ओमान और ईरान के दरमियान, जो अमेरिका और बाकी दुनिया को भी काबिल कबूल होगा। तो ये आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि कैसे आगे चलेगा। तो जंग बंदी बढ़ भी सकती है, यानी कि ईरान अमेरिका के अलावा जैसे पिछले एमओयू में हिजबुल्लाह का जिक्र किया ईरान ने कि उसको भी शामिल करें सीज फायर में, लबनान और इसराइल को। तो अब एक कतर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, बल्कि कतर, मिस्र और तुर्की ने मिलकर स्टेटमेंट दी कि गजा सीज फायर के फेज 2 का वक्त आ गया। क्योंकि आपको याद होगा कि गजा गवर्निंग बॉडी जो है उससे हमास ने इस्तीफा दे दिया तकरीबन 1 माह पहले, और अभी ये एक स्टेप है। यकीनन वो मुकम्मल अमन से पहले तो अपने हथियार नहीं डालेंगे जो इसराइल की ख्वाहिश है, लेकिन उस तरफ बातचीत दोबारा से शुरू हो गई है। क्योंकि ईरान की जो टर्म्स मानी गई और दोबारा जंग शुरू हुई और दोबारा ईरान ने अपना हावी हो गया अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के ऊपर, तो ईरान अब इस पोजीशन में कि मजीद बातें भी मनवा सके। तो मुलायजा कीजिए ये कतर के ऑफिशियल्स की बातचीत के कल मंडे को कतर, तुर्की और मिस्र ने इसराइल से डिमांड की है कि अब आप गजा सीज फायर के फेज 2 पे आए। ये उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू ने दोबारा से बात की कि गजा को खाली किया जाए। तो इस पर रिएक्शन आया। Yesterday, Monday, a joint statement has been released between mediators, Qatar, Egypt, and Turkey regarding the Israeli ongoing violations in Gaza Strip. The mediators have expressed their denunciation to the violations of Israel that are ongoing in the Gaza Strip against the health facilities, and some of the civilians have been killed, including women and children. This is a flagrant violation to the international law and the humanitarian law. The mediators have also confirmed the necessity of Israel being committed to all its commitment according to the international law and according to the ceasefire agreement. हकीकत यह है कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है और ईरानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम 2027 तक ही जंग लड़ सकते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में नई चीजें ला रहे हैं सामने, जैसा कि चंद रोज कबल मिस्र के मगरबी साहिल पे एक हमला हुआ और वो ईरान ने कबूल नहीं किया, लेकिन ईरान का ये मैसेज था और उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक टैंकर को हिट किया उन्होंने, लेकिन ये कि पैगाम ये था कि हम मेडिटेरेनियन में भी तेल की तरसील रोक सकते हैं। और हुथीज ने तो ऑलरेडी बंद कर दिया बाबल बंदर, तो जो वो 5 मिलियन बैरल दिन का जा रहा था सऊदी अरब का, वो रुक गया है। फुजैरा से 2 मिलियन बैरल जा रहा था, वो रुक गया है। और अब इधर भी ईरान हमले कर रहा है और ये शो कर रहा है कि मैं वहां पे भी बंद कर सकता हूं, जो स्वेज कनाल से अगर कोई जाता है, या कुछ बात हो रही है कि इराक और शाम से पाइपलाइन गुजारी है। तो ये मैसेज है ईरान का कि हम दुनिया की तेल की तरसील को मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं इस इलाके से। और जैसा कि हमने पहले प्रोफेसर रॉबर्ट पेप की बात सुनी जो एस्केलेशन ट्रैप था, अभी आपको एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो ये सारा सिनेरियो बता रहे हैं कि कहां से ईरान प्रॉपरली मैप के ऊपर दिखा रहे हैं कि कहां से ईरान तेल की तरसील रोक सकता है और फिर ये रिसेशन नहीं, दुनिया जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी। That's a power reason that's being ignored here, which is you want Hezbollah
to have drones right here in Lebanon. So if there's a pipeline that comes out here through Syria, if you've got some other pipelines that are coming out here, you've got Hezbollah here that can act as your Houthis. They can actually attack the shipping. So now you have you're Iran. You're a major power. You're the dominant power in the region. You don't just control this area here and The Strait of Hormuz. the Strait of Hormuz and Iran itself. You have an arc, a security arc here that is a sphere of influence. मईशत की बात की जाए तो तेल की कीमत से हर चीज की कीमत जुड़ी हुई है और ओवरऑल एक इन्फ्लेशन आ जाती है जब तेल की कीमत बढ़ती है। और ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, और इस वक्त अमेरिकी अवाम जो है वो महंगाई से तंग है, और जो जो महंगाई बढ़ेगी वो और तंग होंगे और डोनाल्ड ट्रंप के हारने का खदशा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले अमन हो जाए और वो इलेक्शन ना हारे। और इसी वजह से शायद बहुत सारे लोगों को भी इल्म नहीं है, लेकिन कुवैत और बहरीन में अमेरिका ने अपनी बेसिस खाली करनी शुरू कर दी हैं। आइए देखते हैं साबिक वेपन्स इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर की ये गुफ्तगू। First of all, we've lost this war, and the Pentagon has all but admitted. What happened last night, I don't know if many people picked up on this, but it appears that the United States has abandoned Kuwait and Bahrain militarily. The reporting is that American military resources are being withdrawn. Kuwait, of course, was the anchor to American military commitment in Iraq and beyond. To lose Kuwait is to lose everything. Bahrain was the home of the Fifth Fleet. To give up on Bahrain means you're giving up on the Persian Gulf. जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका अब मशरिक़ वुस्ता से आहिस्ता आहिस्ता जाने की तैयारी कर रहा है, और ये आखिरी सबूत है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। आप देख रहे हैं पिवट रिपोर्ट। मैं हूं सुलेमान मलिक।